रिम्स में शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने की। इस दौरान 37 प्रस्ताव आए, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। रिम्स के पूरे स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर नया रिम्स बनाने की बात हुई। वहीं रिम्स में जल्द सिटी एमआरआई मशीन लगाने की भी बात हुई और मुक्ति वाहनों की संख्या भी बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। 5 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही कई और प्रस्तावों पर शासी परिषद ने सहमति जताई। बैठक में रिम्स निदेशक ने इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी। बैठक के दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार और एसीएस अजय कुमार सिंह के बीच तीखी बहस भी हुई। इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी बीच बचाव करते दिखे। ये हमारी एक कमेटी हम लोगों ने बना दिया है, वो कमेटी के पास जाएगा वो निर्णय, उसके बाद हमारे पास आएगा। तो जो नियुक्ति कमेटी है यहाँ पर, तो उस पर उप विकास आयुक्त वगैरह शायद बैठते हैं, वो उनके पास फाइल जाएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, हम लोग फैसला लेंगे। बहुत सा बहाली हम करने जा रहे हैं। अभी जो पेंडिंग बहालियाँ हैं उसको हम करेंगे 15 दिनों के अंदर। अभी जो रिम्स का देखभाल जो करेगा, अभी जो ओटी वगैरह का भी हम लोग बहाली लेने जा रहे हैं। और 100 लड़कों का जो यहाँ मतलब नॉन टेक्निकल बंदे को हम रखेंगे, हाँ, आउटसोर्स पे, ताकि वो देखे रिम्स में क्या है नहीं है, कैसा हमारा रिम्स चल रहा है, हम लोगों को रिपोर्टिंग करे। यहाँ पे मेन पावर की कमी है। वो सिक्योरिटी गार्ड जो है, चौकीदार लोग हैं, तो उससे कई बार शिकायतें मिलती थी हम लोगों को कि चौकीदार है, काम नहीं कर रहा है, ये है वो है। तो उसके 380 हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चौकीदार गार्ड हैं। अब हम लोग उसको हाफ करेंगे और हाफ हम लोग आउटसोर्स में लेंगे। हम रिम्स शासी परिषद की बैठक में खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी शामिल रहे, जहां उन्होंने मैन पावर बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बड़े संस्थान को चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है और उसकी कमी को पूरा करना होगा। वहीं उन्होंने रिम्स निदेशक के इस्तीफे देने के सवाल पर कहा कि अस्पताल किसी की भावनाओं से नहीं चलता, यहाँ काम करना होता है। देख करके मैं आज बैठ करके मुझे अच्छा लगा कि जो सरकार के अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के जो कैबिनेट के लोग हैं, भरसक प्रयास करती है कि रिम्स, चूंकि राज्य के गरीब गुरबा यहाँ पे आते हैं, तो उनका जांच बेहतर हो, यहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हो। इस बात को कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं है कि चूंकि हम लोग भी विधानसभा वगैरह में बहुत सारी बातों को लेके लाते हैं। संस्था ऐसे संस्थान से मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए। किसी की भी जो भी डिसीजन होता है, डिसीजन के लिए दो लोग यहाँ पे डिसीजन लेने का पावर रखते हैं, 2 संस्था, एक है कैबिनेट और एक है आपको शासी परिषद। तो हमारा कहना है कि अगर सामूहिक निर्णय होंगे तो रिम्स की जो परिकल्पना हम लोग करते रहे हैं, या जिसपे आप लोग रिम्स के बारे जो इसका नेगेटिव पॉइंट को दिखाते रहे हैं, मुझे लगता है कि वो नहीं दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि अगर रिम्स जैसे संस्थान पे की बैठक अगर 9 महीना 10 महीना में अगर एक बार हुए, साल भर में एक बार में हुए, तो फिर ये जो मसला है ये समाधान नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको जो है कि यहाँ शासी परिषद की बैठक कम से कम 1 से लेकर के 3 महीना के अंदर में हर परिस्थिति, हर हाल में यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ शासी परिषद की बैठक करेंगे, आपको अपने आप यहाँ पे रास्ता क्लियर होते नजर। सीसीएल सिरका खोली खदान के द्वारा कोलियरी विस्तार के लिए कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग मशीन भिड़ाकर ब्लास्टिंग के लिए हॉल बनाने का काम किया जा रहा था, जिसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया, जिसे देखकर आउटसोर्सिंग कंपनी ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर और तैनात कर्मी वहां से मशीन छोड़कर चले गए। 9 घंटे बाद सिरका प्रबंधन पीओ दिलीप कुमार आउटसोर्सिंग कंपनी अधिकारियों के साथ समझाने बुझाने पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने चाणक्य के नजदीक ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग नहीं करने की बात पर ग्रामीण अड़े रहे। वहीं इस संबंध में रैयत प्रदीप बेदिया ने बताया कि चाणक्य गांव के रैयत आदिवासी परिवार है। यदि घर के समीप ऊपरी हिस्से में ब्लास्टिंग होती है तो मिट्टी और ईंट पत्थर से बने घर पूरी तरह धराशायी हो जाएंगे।
जो वहाँ के जो मैनेजर वो हम लोग का बात ही नहीं मानते हैं। हमें बार बार यहाँ आना पड़ता है, फिर भी इन लोग को सुनाई ही नहीं कर रहा हम लोगों पर। और घर का दीवार जितना सो फट गया है, गिरने का डर है। रात को हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर में रहेंगे सब। आवाज करने से रोकने आए हैं, 20 मीटर दूर ने आवाज कर रहे हैं, छवा पूता है, घर दूरा है, हिलेगा डोलेगा, बाल बच्चा छोड़ के कहाँ जाएगा? का बाहर निकलेंगे का? बाहर निकलेंगे आधा राती 12 बजे, 1 बजे रात आवाज करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा घर दूरा छोड़ के घर दूरा धस जाएगा, क्या करेगा? आवाज यहाँ करना मना है, डंपर भी चालू करना मना है यहाँ। सोचिए हम लोग घर का क्षति क्या होगा, और हम रैयत है और आदिवासी समाज से है, छोटे जात से है, और बहुत समस्या और ब्लास्टिंग हो रहा है। मेरे घर में पूरा दरार पड़ गया है, पूरा फट गया है। कुछ दिन में हेवी ब्लास्टिंग होने से मेरा घर धस जाएगा, धस गया। इसका उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आरडीडी डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कई जरूरी निर्देश भी दिए। सदर अस्पताल में आयुष्मान के तहत मरीजों के इलाज के प्रति विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया। कहा, आयुष्मान की राशि का 75% राशि को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने का प्रावधान है। सदर हॉस्पिटल में और बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा मिले, यही प्रयास है। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। मौके पर सीएसके के अलावा नोडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनको हर 2 दिन पर एक मीटिंग करना है। हम आपके सामने ही बताएं हाउ टू जनरेट द मनी फ्रॉम द आयुष्मान कवरेज। करीब जितने हमारे ये हैं क्लाइंट आते हैं, सभी के पास आयुष्मान कार्ड करीब हो गया है, जो खैराती अस्पताल में आ रहे हैं। उनको ज़रूरत है उनको एडमिट करना, उनको इलाज करना, बेहतर से बेहतर इलाज देना, और दे करके आयुष्मान से अस्पताल का डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि 25% डॉक्टर और पैरामेडिक्स को मिलता है, 75% अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मिलता है। अब मान के चलिए 100 रुपया यदि मिला तो 75 रुपया हम खर्च कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेडिसिन से लेके सब चीज़। तो इसमें जरा सा मेहनत करना होगा, पता लगाना होगा कि आयुष्मान से क्या क्या कवर हो रहा है, कौन कौन प्रोसीजर। यदि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे सचिव सर ने बात को क्लियर कर दिया, यदि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर के साथ नेगोशिएट कीजिए, बाहर के डॉक्टर को बुला के आयुष्मान से काम करा कर। रामगढ़ जिले के मांडू आरा डुमरबेड़ा के अगरिया टोला में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बाल विद्या मंदिर स्कूल के एलकेजी के छात्र जेहाब आलम की स्कूल वैन से उतरने के बाद उसी वैन की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। जेहाब आलम शमसाद आलम का पुत्र था। वह रोजाना स्कूल वैन से आना जाना करता था। स्कूल की छुट्टी के बाद वो वैन से घर पहुंचा, वैन से उतरा, तभी ड्राइवर ने वैन आगे बढ़ा दी और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। कोई दिक्कत जब निकले तो बच्चा देख भी नहीं कर रहे, देख रहे आगे तो लगे भाट के एकदम आवाज किया और बच्चा घिसिया के ले गया और बस वैसे बोट रहे हैं। मतलब बच्चा को स्कूल में हुआ कि यहाँ हुआ? यहाँ हुआ दूरिया से आगे जाके वो ऐसे बोट रहे हैं। उसके बाद बच्चों के कुछ होश नहीं था, माथा पूरा फाड़ गया, खून से पूरा एकदम। तो स्कूल का कोई था कि नहीं बस में? बस में उसका ड्राइवर था, बच्चा तो 3 और मतलब बच्चा बराबर आपका स्कूल बस से ही जाता था? 3 दिन तो अबे किया गया, एडमिशन नया किए। क्या नाम था बाबू का? जेहाब आलम। तो जब निकले तो बच्चा देख भी नहीं कर रहे, देख रहे आगे तो लगे भाट के एकदम आवाज किया और बच्चा घिसिया के ले गया और बस वैसे बोट रहे हैं। मतलब बच्चा को स्कूल में हुआ कि यहाँ हुआ? यहाँ हुआ दूरिया से आगे जाके वो ऐसे बोट रहे हैं। उसके बाद बच्चों के कुछ होश नहीं था, माथा पूरा फाड़ गया, खून से पूरा एकदम। तो स्कूल का कोई था कि नहीं बस में? बस में उसका ड्राइवर था, बच्चा तो 3 और मतलब बच्चा बराबर आपका स्कूल बस से ही जाता था? 3 दिन तो अबे किया गया, एडमिशन नया किए। वहीं हजारीबाग में ओम आरोहणम संस्था की तरफ से सर्वाइकल कैंसर पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया और आयोजन ओम आरोहणम संस्थान की संस्थापिका सह बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता की तरफ से किया गया। रांची के एचसीजी क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर संस्थान के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब आलम अंसारी ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और बचाव पर अपने सुझाव दिए। उन्होंने बचाव पर सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए नियमित जांच, पैप टेस्ट और एचपीवी परीक्षण की सलाह दी। वहीं संस्थान के निदेशक ने कहा कि आने वाले वक्त में लगातार इस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन होता रहेगा। मेरी
मेरी संस्था का नाम ओम आरोहम संस्था है और ये स्पेशली वुमेन्स एंड चाइल्ड के ऊपर काम करती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करती है। और अभी जैसे कि मिशन हॉस्पिटल में जननी सुरक्षा योजना अभी भी चल रही है और वो फ्री डिलीवरी सर्विस देती है और गर्ल चाइल्ड को 18 ईयर्स तक वो फैसिलिटेट करती है। और आज मैंने एक पहल की है, छोटी सी पहल है कि सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर प्रोग्राम की हो, जिसमें कि इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस क्लब के आज यहाँ पे झारखंड के पावन धरती पे पधारे। उन्होंने निमंत्रण मेरा स्वीकार किया था और ये एक मेरी संस्था छोटी सी है, इतना बड़ा कार्यक्रम बहुत नहीं चला सकती है वैक्सीनेशन को लेके सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस कदम से कदम मिला के चलेंगे। और उन्होंने आज मुझे लायंस क्लब का मेंबर भी बनाया है और मैं आज से लायंस क्लब के एक परिवार का हिस्सा हो गई हूँ। आज वो लायंस मेंबर बनी, उनको इन्वाइट किया और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सीमा वाजपेयी जी मौजूद रही हैं। मुझे लगता है कि आज वो उस परिवार से जुड़ी हैं। अभी तक उनकी संस्था में 30 या 40 लोग रहे होंगे, आज वो 14 लाख के परिवार में जुड़ गई हैं। दुनिया के 210 देशों के परिवार के साथ जुड़ गई हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग बेस फाउंडेशन की तरफ से वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से धनबाद अंचल कार्यालय के पास भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन ने पहले ही चेतावनी दी थी। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे फेडरेशन के अध्यक्ष प्रमोद यादव ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता और प्रताड़ना अपने चरम पर है। पिछले दिनों दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना दिया गया था, जिस पर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद फेडरेशन भूख हड़ताल पर बैठने को विवश है। इसके बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो वो आत्मदाह करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन किए थे, उसका सुनवाई नहीं हुआ। आज मैं भूख हड़ताल आज से अनिश्चितकालीन के लिए किया हूँ। सबसे पहला मुद्दा है कि सीडीपीओ कार्यालय, सीडीपीओ संचिता भगत जो है जब से आए हैं उससे पहले भी मामला चला, जो मेरे पास है दस्तावेज, उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त डीसी महोदय के द्वारा उसे जांच किया गया था, लेकिन इन्होंने जो है कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं बनाया। यहाँ देखिए उस जगह का बस्ती के लोग बच्चे बुतरे भी हैं और वहाँ का हमेशा भोचर बनता है, बिल भोचर बनता है और सीडीपीओ जो लाखों लाख कमाता है। हमने सीडीपीओ को चैलेंज किया कि आप हमसे चैलेंज कीजिए, मैं 50 लाख का जुर्माना देता हूँ अगर आपने सही सर्वे रिपोर्ट आपका है, सर्वे रजिस्टर आपके पास, सर्वे रिपोर्टर आपके पास, सारा विभाग आपके पास, हम चैलेंज करते हैं 50 लाख का कि अगर आपका सर्वे रजिस्टर सही है तो हम आपको 50 लाख रुपया दूंगा, अगर नहीं है तो आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। मैंने सीडीपीओ से संचिता भगत से कहा, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। धरना प्रदर्शन किए थे। और संविधान को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश का अपना संविधान होता है। मेरी नजर में उन्होंने कहा कि जुबान का फिसलना अलग बात होती है, लेकिन हर इंसान के लिए मातृभूमि पहले है। ये उनकी निजी सोच हो सकती है। उनके बयान पर उन्होंने कहा राजेश कच्छप ने कहा कि मातृभूमि से बड़ी सेवा और बड़ी चीज और कुछ नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सालों तक तिरंगा को सलाम नहीं कर पाए वो दूसरों को देशभक्ति ना सिखाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की नीति 2014 से ही प्रचलित हुई है। वो इसीलिए कि वो मुस्लिम है। संविधान बड़ा है। अरे देखिए, एक चीज है कि पूरा देश आज जो चल रहा है, पूरा देश तो हमारे धर्म के आधार से चल रहा है। मोदी क्या है? धर्म धर्म धर्म, बांटो बांटो बांटो, यही है। निकल जाता होगा कभी कभी, जो है फिसल जाता है जुबान, ये हो सकता है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, आप अगर उस दृष्टिकोण से ये लोग देखते हैं, तब तो एपीजे अब्दुल कलाम पे भी इनको शक होना चाहिए। आप जो शहीद हामिद पे भी इनको शक होना चाहिए। मतलब इन लोगों का है कि भाई मुस्लिम बोल दिया तो ताबड़तोड़ प्रहार करो, यही तो इनका एजेंडा है, सिंगल मुख्य एजेंडा है। कल भाषण दिए मोदी जी, बोले हैं कि कांग्रेस को जब इतना मुस्लिमों से प्यार है तो अध्यक्ष बना दे भाई। आप वो इंटरनल मामला हमारा है। हमारे कांग्रेस में अब्दुल कलाम भी बने हैं, हाँ?
हमारे ऐसे नहीं, कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम नहीं बने हैं वैसे तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी में मुस्लिम भी बने हैं। ये तुष्टीकरण जो है ना 2014 के बाद आया, इस संघ के बाद आया। जिन लोगों ने कभी तिरंगा को सल्यूट नहीं किया आजादी के कम से कम 55 साल तक, आज हमको देशभक्ति बता रहे हैं। बीजेपी ने जेएमएम के खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन को परिवार कल्याण अधिवेशन करार दिया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बीजेपी लंबे वक्त से कहती आ रही थी कि जेएमएम का अगला अध्यक्ष भी सोरेन परिवार से ही होगा और पार्टी ने अपने महाधिवेशन में इसी बात पर मुहर लगाई है। इसलिए उनका कहना है कि ये केंद्रीय महाधिवेशन नहीं बल्कि परिवार कल्याण महाधिवेशन था। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संपन्न हुआ महाधिवेशन पूरे तरीके से झारखंड कल्याण की जगह परिवार कल्याण पर समर्पित रहा। हमें उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार अध्यक्ष पद पर परिवार के बाहर के किसी व्यक्ति को आसीन कराएंगे, लेकिन उन्हें किसी पर विश्वास नहीं रहा और मुख्यमंत्री पद का बड़ा दायित्व होने के बावजूद भी वो खुद से अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। ये जितने कार्यकर्ता आए थे अगल बगल के राज्यों से, झारखंड के कोने कोने से, सबका अपमान था साहब। सबको सिर्फ हाथ उठाने की जिम्मेवारी थी, कोई अपनी बातें नहीं रख पा रहा था। दूसरी बात, जो अधिकार पत्र था, जो मैनिफेस्टो था जिसमें 10 लाख नौकरियों और तमाम बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई और इसी मैनिफेस्टो के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतकर सत्ता में आई है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संपन्न हुआ महाधिवेशन पूरे तरीके से झारखंड कल्याण की जगह परिवार कल्याण